नमस्ते सदावत्सले मातृभूमे। टूल किट मामला इस समय बहुत जोर पकड़ा हुआ है और शायद हम लोग कुछ मिस कर रहे हैं। मिस ये कर रहे हैं कि देश की दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो आपस में एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा रही हैं। बीजेपी ने एक टूल किट से मतलब एक रिसर्च पेपर, एक प्रोग्राम कि कैसे बीजेपी को सत्ता से हटाना है, ऐसा एक प्रोग्राम बनाया। और प्रोग्राम ऐसा बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने एक प्रोग्राम बनाया और प्रोग्राम बनाकर उन्होंने अपने जो उनके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके जो समकक्ष लोग हैं या उनके पास जो भी स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर से बीजेपी को भंग करने का प्रयास किया है और बीजेपी के खिलाफ षड्यंत्र किया है। कांग्रेस का ऐसा कहना है कि इन जो समस्याएं देश में चल रही हैं, उन समस्याओं से दिमाग भटकाने के लिए बीजेपी ने ही इस टूल किट को बनाया है और देश को भटका रहे हैं। इसलिए कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के बड़े वरिष्ठ लीडर, उनके संगठन मंत्री, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और बहुत सारे लीडर्स के खिलाफ एफआईआर लिखने के लिए पुलिस कमिश्नर दिल्ली पुलिस को लिखा है कि आप इनके खिलाफ मुकदमा दाखिल करिए। बीजेपी का एलिगेशन अलग है, लेकिन इसी बीच में आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन आई। वो पिटीशन शशांक शेखर नाम के एक वकील ने दाखिल की है और उन्होंने इस पर ये सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है, यानी कि जो उन्होंने रिलीफ मांगी है वो ये है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट एक एसआईटी का गठन करे या एनआईए को इन्वेस्टिगेशन दे या सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन दे, और इस मामले में एक इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होना चाहिए कि जिससे ये पता लगे कि आखिर ये मामला कैसे आया, ये पेजेस किसके हैं, जिसमें कई सूत्र 10 पॉइंट फार्मूला लिखा हुआ है। उस फार्मूले में उसके कुछ पार्ट्स लिखे हुए हैं जिसमें नरेंद्र मोदी जी की छवि को खराब करना, हिंदुत्व की छवि खराब करना और कुंभ मेला सबसे बड़ा संसार का स्प्रीडर है जिसकी वजह से ये सब कुछ गया है, उसकी बात करना, या फिर मुस्लिम ब्रदरहुड से मतलब है ईद का त्यौहार, जो भाईचारे का त्यौहार है, उस भाईचारे के त्यौहार पर लॉकडाउन लगाना, ये मानवता का विरोध है। और उधर कुंभ को अनुमति देना जिसकी वजह से ये सब कुछ फैला है, वो सरकार का अपना एक दोष है। खास तौर से ये कहा गया है कि ये जो एपिडेमिक का टाइम है, इस एपिडेमिक के टाइम में नरेंद्र मोदी जी की छवि को इतना खराब कर दिया जाए कि देश नहीं सारी दुनिया में ये बात सामने आए कि मिसमैनेजमेंट इज द बेसिक फैक्टर दैट डिस्ट्रॉयड द कंट्री। इसके अतिरिक्त उसी टूल किट में और बातें लिखी गई हैं जिनमें बहुत सारे और चीजें जो रोज चलती रहती हैं वो हैं। टूल किट में मान सकता हूं, टूल किट से मतलब वो एक रिसर्च पेपर में मान सकता हूं, एक प्रोग्राम में मान सकता हूं, कांग्रेस का भी मान सकता हूं, लेकिन क्या केजरीवाल जी को शॉर्ट आउट किया जा सकता है? क्या साइडलाइन पर रखा जा सकता है? क्या ममता बनर्जी को साइडलाइन रखा जा सकता है? भारत के विरुद्ध सोचने वाले, भारत की वो कम्युनिटी जो अपने पितामहों को अरब कंट्री में ढूंढते हैं, क्या उनको रोल आउट किया जा सकता है? क्या ये प्लानिंग उनकी नहीं हो सकती? दूसरा, मैं लगातार कहता आया हूं कि यूएस गवर्नमेंट इस समय भारत को टारगेट किए हुए है कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न के मामले में, ह्यूमन राइट के मामले, रिलीजियस राइट के मामले, मिसमैनेजमेंट का मामला। जैसे वहाँ की सरकार की तरफ से ट्रंप प्रशासन ने तो मोदी जी की बड़ी तारीफ की थी और कहा था कि जो कोविड है उसको किस प्रकार से भारत सरकार ने हैंडल किया, लेकिन बाइडेन प्रशासन, हम सब जानते हैं कि बाइडेन प्रशासन डेमोक्रेट्स दूसरे हाथों में खेलते हैं, दूसरे तरह से खेलते हैं, और मीडिया और टूल किट उनका अपना किट है, उनका अपना हथियार है जिससे वो ट्रंप को खेल गए और अब वो भारत को भी खेलने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए कई एक मामलों में, चाहे वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मामला हो, चाहे भारत की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का मामला हो, चाहे वो मेडिसिन का मामला हो या वैक्सीन डिप्लोमेसी का मामला हो, या country of particular concern in the case of religious intolerance या टॉलरेंस इन इंडिया की बात हो, ऐसे बहुत सारे विषय वो उठाते रहते हैं और भारत पर प्रश्न खड़े करते रहते हैं।
कुछ पश्चिमी देश भी ऐसा करते हैं और खाड़ी के देशों से भी जो जिस प्रकार की मदद भारत में आती है और वो भी इस प्रकार के प्रयास करते रहते हैं। मैं आपको बताऊं कि लगातार, जैसे बंगाल का मामला था, मैंने लगातार बंगाल के मामले में, कोविड के मामले में, या उससे पहले भी जब श्री राम मंदिर अभियान, राम मंदिर का मामला कोर्ट में चल रहा था और कोर्ट ने उस पर यह कहा कि ये मेरी प्रायोरिटी में नहीं है, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पार्टिकुलर प्रहार किए गए और उस समय ये कहने की कोशिश की गई कि प्रधानमंत्री जी, आपको हिंदुओं के लिए लाया गया था, आपको देश के लिए लाया गया था, आप राम मंदिर अगर नहीं बनवा सकते तो फिर आपका क्या मतलब है, आप क्यों बैठे हैं। बहुत दबाव डाला गया था कि प्रधानमंत्री जी इस पर एक अध्यादेश लेकर आए। मैंने उस समय भी कहा था कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी या उस समय की सरकार किसी प्रकार से भी धोखे से भी अध्यादेश ले आएगी तो फिर राम मंदिर का जो मामला है अगले 20 वर्ष तक कोर्ट में पेंडिंग हो जाएगा और फिर आप ख्वाब छोड़ दीजिए कि राम मंदिर बनेगा। ये इस तरह की बातें हमारे देश में चलती ही रहती हैं, लेकिन पेशेंस नरेंद्र मोदी जी का है कि उन्होंने उस मामले में ऑर्डिनेंस एटलीस्ट पास नहीं किया और कोर्ट के ही फाइनल ऑर्डर का इंतजार किया। कोर्ट में अपनी दलीलों को अच्छे से रखा और नतीजा निकला कि मामला अच्छे से हैंडल हो गया। ऐसा ही कुछ प्रेशर था आर्टिकल 370 हटाने का और देश में उनके खिलाफ एक माहौल बनाया जाता रहा कि 370 ये कभी हटाएंगे नहीं, ये हटा नहीं सकते, इनकी पुश्तें नहीं हटा सकती, ये झंडे कोई नहीं उठाएगा और पता नहीं क्या क्या। इस मामले को भी पूरे देश में प्रोपोगेट किया गया था उस समय, लेकिन उस समय राज्यसभा में केंद्र की सरकार की मेजॉरिटी नहीं थी। लेकिन जैसे ही उनके पास मेजॉरिटी आई या मेजॉरिटी के नियर अबाउट आए, उन्होंने आर्टिकल 370 वहाँ पर रख दिया। क्यों? अगर पहली यानी कि नमो 1 की सरकार में अगर हमने 370 रख दिया होता पार्लियामेंट में तो वो निश्चित रूप से गिर जाता और पार्लियामेंट में रखते ही कोर्ट में चैलेंज हो जाता और कोर्ट में अगर वो चैलेंज होता तो फिर लंबे समय तक वो अटकने वाला था। यानी कि ये जो पूरा का पूरा मामला है उसमें इन सभी मामलों में सरकार मोदी जी को कटघरे में खड़ा किया गया, जबकि 370 पास करते समय पार्लियामेंट में स्पेस नहीं था। स्पेस मतलब मेजॉरिटी नहीं थी। राम मंदिर के निर्माण के समय जब कोर्ट में केस पेंडिंग था और अध्यादेश की बात की जा रही थी तो फिर वो अध्यादेश कोर्ट में चैलेंज होने वाला था और 10-20 साल, आपको याद है 2010 में ये जजमेंट हाई कोर्ट से आया था और 2020 में डिसाइड हुआ जाके, यानी कि 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में ये पेंडिंग रहा। आप सोच सकते हैं कि 70 वर्षों 1949 से केस लड़ना शुरू हुआ था और 2020 में उसका फाइनल ऑर्डर हुआ, यानी कि कोर्ट के मामलों में फंसकर उसको और लंबा लंबा और लंबा खींचने वाला था। ऐसे ही कुछ गूगल टूल किट जिसमें थंबर्ग फंसी हुई थी, थंबर्ग का ट्वीट धोखे से आ गया और कैसे किसान मूवमेंट के टाइम पर किसानों के मामले में पूरे देश में नहीं पूरे संसार में भारत की छवि खराब करना और मोदी जी को क्वेश्चन मार्क लगाना, ये भी हम सब ने ही देखा कि गूगल शीट के माध्यम से गूगल टूल किट पूरे संसार में फैलाने की कोशिश की गई। ईश्वर की कृपा भारत पर ऐसी है कि वो एक्सपोज हो गई। बिल्कुल वैसी ही इस समय ममता बनर्जी के मामले में आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करो, जबकि देश के सम्भ्रांत वर्ग को ये बात मालूम है कि आर्टिकल 356 का इस्तेमाल केंद्र के द्वारा नहीं किया जा सकता और आर्टिकल 356 का इस्तेमाल अगर बंगाल में किया गया, अगर ज़्यादा दबाव बन गया सरकार के ऊपर, तो दोनों ही कंडीशन में सरकार फंसने वाली है। कैसे? अगर वो 356 नहीं लगाते तो ये कहा जाने लगा कि मोदी का खून नहीं पानी हो गया, रीढ़ की हड्डी खत्म हो गई, अब बाबा जी को लेकर आओ, और ऐसा वैसा सब देश में चल गया। यानी कि अगर कुछ नहीं होगा तो मोदी जी और उनकी टीम के बीच में एक रिफ्ट पैदा कर दो। हिंदू जो 5 से 10%, आपको पता ही है बंगाल में 6% का फर्क है, केवल 6% का फर्क मैं इसलिए कहता हूं कि उनके 48% वोट हैं, इनके 38% वोट हैं। अगर 6% वोट ममता बनर्जी का इनके पास आ जाता तो उनका 48 में 6 कम होता तो 42 होता और इनका 48 में 6 जुड़ता तो 44 हो जाता, या 5% ही इधर का उधर आ जाता है। तो पूरी वोटिंग में केवल 5% वोट या 6% 7% वोट इधर का उधर चला जाता है तो सरकारें बदल जाती हैं।
अब 5% वोट का मतलब भारतवर्ष में अगर 120 करोड़ लोग हैं, 120 करोड़ में मैं ये मान के चलूं कि 60 करोड़ लोग वोट डालते हैं, 60 करोड़ का 5%, केवल 60 करोड़ का 5%, तो आप सोच सकते हैं केवल 3 करोड़ वोट, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। केवल 5% वोट इधर का उधर अगर हो जाए तो इतने में सरकार गिर जाती है और विपक्षियों को अवसर मिल जाता है। ये हाल 2004 में वाजपेयी सरकार के साथ भी हुआ था, और वाजपेयी तो अच्छे हैं, वाजपेयी जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके साथी अच्छे नहीं हैं, और एक ओवर कॉन्फिडेंस लोगों के बीच में रहा कि नहीं वाजपेयी तो आ रहे हैं, वाजपेयी की सरकार बन रही है। वो क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन मैं वाजपेयी का समर्थक हूं, मैं वाजपेयी को आगाह करना चाहता हूं, मैं वाजपेयी जी के ऊपर प्रश्न खड़े करता हूं क्योंकि मैंने वोट दिया है, वो मेरे हैं, और ये वो बहुत कुछ किया गया, लेकिन मैं साथ में तो हूं और सरकार तो बन रही है। ऐसा 2004 के चुनाव में देश का कोई भी सर्वे और वर्ल्ड वाइड कोई भी सर्वे ये नहीं बता रहा था कि वाजपेयी जी चुनाव हार रहे हैं। लेकिन वाजपेयी जी के ऊपर जो प्रेशर डाला गया था कि इनको सेकुलरिज्म का भूत चढ़ गया है, इनके ऊपर समस्याएं आ गई हैं, वाजपेयी जी को हटाकर आडवाणी जी को लेकर आओ, वाजपेयी जी को हटाकर नरेंद्र मोदी जी को लेकर आओ, बिल्कुल वैसे जैसे नरेंद्र मोदी जी को हटाओ और योगी जी को लेकर आओ, उस समय चल रहा था कि वाजपेयी जी को हटाओ नरेंद्र मोदी जी को लेकर आओ। नतीजा निकला कि 10 वर्ष तक सरकार गिर गई और वो परिस्थितियां दोबारा नहीं क्रिएट हो पाई जिसमें कि सरकार जल्दी बन सकती थी, और वो 10 वर्ष भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास के सबसे विनाशकारी समय वो 10 वर्ष था, जिसमें भारत की इकोनॉमी की कमर तोड़ दी। भारत में जो इस्लामिक चरमपंथ अपने आप में खुलकर खड़ा हो गया, भारत में अपीसमेंट की पॉलिसी खुलकर लड़ी गई, माइनॉरिटी के नाम से भारत में मेजॉरिटी अत्याचार किया गया, और भारत में भगवा आतंकवाद को पूर्ण रूप से फैलाया गया। ऐसा ही कुछ इस समय मोदी जी की छवि खराब करो, और कोरोना मिसमैनेजमेंट के नाम से खराब करो, कुंभ मेले के नाम से खराब करो, या ममता बनर्जी आर्टिकल 356 के नाम से खराब करो, या और इस तरह के मैटर्स निकाल कर लाओ और वो इतने स्प्रेड आउट करो कि आम जनता जो भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है वो चिल्लाना शुरू कर दे। केवल एक बार पॉलिसी बनाकर छोड़ना होता है, बाकी तो जनता सब अपने आप कर लेती है, और जनता अपने आप करना शुरू करेगी तो सरकार के ऊपर दबाव होगा, सरकार के ऊपर दबाव होगा तो या तो 356 लगा देगी तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से वो गिर जाएगा और मामला सरकार के ऊपर प्रश्न खड़े हो जाएंगे, या फिर नहीं लगाएंगे तो भी प्रेशर उनके ऊपर रहेगा और देश का बड़ा सम्रांत वर्ग आर्टिकल 356 के नाम से सरकार से नाराज हो जाएगा, और नाराज हो गया तो आप सोच सकते हो केवल 5% नाराज होकर वोट न डाले, केवल 5% नाराज होकर वोट विपक्षी पार्टी को दे दे, तो आप सोचते हैं कि केंद्र में सरकार बदल जाएगी। और अगर सरकार बदल गई तो 2004 से लेकर 2014 तक का जो आपने नज़ारा देश में देखा वो नज़ारा सामने आने वाला है। तो इस टूल किट को हम कांग्रेस और बीजेपी के चक्कर में ना पड़ें, उनके विषय में ना सोचें, सिर्फ इस टूल किट को इस विषय में सोचें कि आप भारत के खिलाफ या आज की केंद्र की सरकार जो अंतिम उम्मीद के रूप में देश में है, अगर ये गवर्नमेंट गिरी, ये गवर्नमेंट से मतलब है केवल मैं मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बीजेपी की गवर्नमेंट या इस विचार की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। ये विचार की गवर्नमेंट गिराने का सबसे बड़ा जो टूल है वो है आपस में कन्फ्लिक्ट करो, देश के अंदर उनको आपस में आमने सामने खड़ा कर दो, और केवल 5% जो वोटर ढुलमुल रहता है जिसको बिल्कुल स्पेसिफिकली नहीं मालूम कि उसको कहाँ जाना है, वो केवल भावनाओं में बहता है, उस 5% को डिटैच कर दो। अगर वो 5% डिटैच हो जाएगा तो सरकार गिर जाएगी, फिर सब मिलकर चंगाल चौपड़ी सरकार बना लेंगे, और जब सब मिलकर सरकार बनाएंगे तो कौरवों की सरकार होगी और पांडवों को वनवास भेजा जाएगा, अज्ञातवास में भेजा जाएगा, और उस समय पर जो देश के साथ करना चाहते हो वो देश के साथ किया जा सकता है। आप सोच सकते हैं कि केंद्र की आज की अंतिम उम्मीद, देश की अंतिम उम्मीद को कैसे तोड़ा जाए, इसकी पूरी चिंता की जा रही है।
इसलिए इस तरह के मैटर सामने आते हैं। मैं बार बार देश के लोगों को ये आग्रह करना चाहता हूं कि इन चक्करों में मत पड़िए। अगर आपने मोदी जी और उनकी टीम के ऊपर विश्वास किया है तो आपको ये विश्वास करना ही चाहिए कि आगे वो जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। जैसे मैं एक राइटर को सुन रहा था कि एक राइटर ने अपने सीनियर से पूछा कि मुझे सब कुछ रामायण में अच्छा लगा, लेकिन रामायण में भगवान राम ने सीता जी को क्यों छोड़ दिया, ये बात कुछ क्लियर नहीं हुई। तो सीनियर ने उनसे कहा कि अगर राम पर विश्वास करते हो तो उनके निर्णय पर भी विश्वास करो। हो सकता है वो निर्णय सार्वजनिक न किया गया हो किसी कारणवश, लेकिन कोई अच्छा कारण ही रहा होगा, कोई अच्छा कॉज ही रहा होगा। इसलिए राम पर विश्वास करते हो तो उनके निर्णय पर भी विश्वास करना ही चाहिए। आप इसका एक और इलस्ट्रेशन देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के लोग भुक्तभोगी हैं। मध्य प्रदेश के लोगों ने चुनाव के दौरान नोटा दबा दिया और उस नोटा की वजह से 20-25 सीटों पर फर्क आ गया। यानी कि नोटा के वोट कांग्रेस और बीजेपी के वोटों से भी ज़्यादा थे। यानी कि वो कांग्रेस को नहीं देना चाहते थे, लेकिन बीजेपी को कुछ संदेश देना चाहते थे। केवल संदेश देने मात्र से मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बन पाई थी। आप सोच सकते हैं कि इसका क्या मतलब होता है, नोटा देना या वोट न डालना या अंदर से कुछ हीन भावना पैदा हो जाना या मन खट्टा हो जाना, ये सब भी टूल के पार्ट हैं। इसलिए सभी देश के सभी निवासियों को, सभी नागरिकों को ये बातें दिमाग में रखनी ही चाहिए कि आखिर देश में हमने जिस नेतृत्व पर विश्वास किया है उस पर विश्वास करिए, वो अच्छा ही करेंगे। ये भावनात्मक रूप से जो सोशल मीडिया गेम खेल रहे हैं इसको बंद कर दीजिए, नहीं तो 5% वोटर अगर केवल खसक गया तो सरकार 2024 में नहीं बन पाएगी या 2022 में उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बन पाएगी और समस्याएं वैसी हो सकती हैं जो 2004 से लेकर 2014 तक रही। भगवा को आतंकवादी कहना उनका स्वभाव है और उनकी पॉलिसी भी है। थैंक यू वेरी मच।